हेलो फ्रेंड। हम अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में देखते आए हैं कि मैंने जो पहला वीडियो गुप्त वंश का और इसके बाद वर्धन वंश का डाला, उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे जिनका उदय हो रहा था, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे भी कुछ आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और महत्वपूर्ण है। तो हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं आप यहाँ देखेंगे। इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगम काल। आप यहाँ पे देखेंगे संगम काल। संगम काल को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि संगम काल में जो साहित्यों की रचना हुई वो पहली सभा कहाँ आयोजित की गई, दूसरी सभा कहाँ आयोजित की गई, जो कुछ राजवंश हैं उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साहित्य हैं जो तमिल भाषा में लिखे गए थे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और राजवंशों में जो प्रमुख राजा थे उनके बारे में देखेंगे, है ना। हम देखते हैं संगम काल का जो टाइम पीरियड है वह 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक है। आप यहाँ पे देखेंगे और इसके बाद हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो कुछ मैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में बताऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। लेकिन पहले अपन को संगम काल के बारे में जानना है। जैसे ही हमको संगम काल के बारे में जानकारी हो जाएगी, इसके बाद जब हम दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उनको पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप समझ में आने लगेंगी, ठीक है। हम देखते हैं कि जो संगम काल है उसका जो टाइम पीरियड है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। अच्छा, मैंने एक मैप बना के रखा है, आप देखिए यहाँ पे मैप में, ये भारत का दक्षिण वाला भाग है जिसे तमिलकम कहा जाता था, ठीक है, इसे तमिलकम कहा जाता था। और इसी तमिलकम में कुछ 3 राज्य थे, 3 राज्य में 3 राजवंश। हमको सिर्फ 3 राजवंशों के बारे में देखना है। तो जो आप यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन ही बनाया है कि उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, जो दिशा का भी अपन को ज्ञान होता है कि ऊपर साइड उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो हम भारत के दक्षिण वाले भाग में देखेंगे। अभी तक हम उत्तर भारत के बारे में चर्चा कर रहे थे, अगर चाहे वो मगध साम्राज्य हो या गुप्त वंश हो, जितने भी साम्राज्य थे वो उत्तर भारत के साम्राज्य वंश थे। अब हम देखते हैं कुछ दक्षिण भारत में। तो 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड है वहाँ पे एक संगम काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कवियों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता था। सभा का आयोजन किया जाता है या गोष्ठी है, इसको कह सकते हैं आप, गोष्ठी। एक संयुक्त रूप से बैठ के सभा का जो आयोजन होता था, वहाँ पे कुछ साहित्यों की रचना की जाती थी, इसी से रिलेटेड बातचीत की जाती थी। तो हम देखते हैं कि इसीलिए उसे संगम काल कहा जाता है। तो मैंने एक परिभाषा भी बना के रखी है कि प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा, आप इसको याद जरूर रखिएगा, तमिल कवियों द्वारा, क्योंकि तमिल में ही अधिकांश साहित्य लिखे गए हैं और कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल में एक चीज़ और आप नोट करिएगा कि 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक दक्षिण भारत में जब संगम काल चल रहा था, अब हम अगर उत्तर भारत की ओर जाते हैं, उत्तर भारत की ओर, वहाँ पे मौर्य का शासन था। मगध में मौर्यों का शासन था। तो एक तरफ मौर्यों का मगध का शासन आप पढ़ सकते हो जो उत्तर भारत में था, और अगर दक्षिण भारत में अगर देखते हैं उसी टाइम पीरियड में तो संगम काल चल रहा था। हालांकि संगम काल के बारे में जो ईस्वी सन या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, पर कुछ साहित्य स्रोतों से हमें उन राजवंशों के बारे में पता चलता है जिनके बारे में हमको पढ़ना है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का भाग है, कृष्णा नदी यहाँ से बहती है, कृष्णा नदी के दक्षिण तरफ, है ना। एक आप राजवंश पढ़ेंगे चेर, याद रखेंगे चेर, दूसरा आप राजवंश पढ़ेंगे चौल, और तीसरा राजवंश पांड्य। सिर्फ हमको 3 ही राजवंश के बारे में पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं कि जो चेर राजवंश है यह केरल का भी प्राचीन नाम चेर है ना। तो केरल, जो आधुनिक केरल है, वहाँ पे चेर राजवंश था। और आप देखेंगे कि तमिलनाडु का निचला वाला भाग, दक्षिणम बिंदु, जिसको दक्षिणम बिंदु बोलते हैं, वहाँ पे पांड्य साम्राज्य था। और उसी के उत्तर की ओर अगर ऊपर की ओर अपन चलते हैं तो चौल वंश था। ये तीनों वंश का आप देख सकते हैं स्थिति मैप में देखने से स्थिति क्या होती है आपके दिमाग में छप जाती है और आपको याद रहता है, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, चौल राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो मैंने बताया कि चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था, धनुष।
चौल की बात अगर मैं करता हूँ, उसका प्रतीक चिन्ह बाघ था, और पांड्य का जो प्रतीक चिन्ह था वह मछली थी। जब हम अपन तीनों राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिख लेंगे कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है। ठीक है, तो यह तमिलकम भाग था, भारत का तमिलकम क्षेत्र था। तमिलकम क्षेत्र में जो है 3 राज्य थे, और तीनों प्रांत, राज्य या प्रांत कुछ भी कह सकते हैं आप, तीनों प्रांतों को हम अलग अलग पढ़ते हैं कि एक चेर राजवंश था, और दूसरा चौल राजवंश था, और तीसरा पांड्य राजवंश था। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लगभग 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक इसका काल था, जिसे संगम काल के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा समय समय पर कुछ सभाओं का आयोजन किया जाता था, इन्हीं सभा को संगम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए कि आखिर वहाँ उस काल को संगम काल क्यों कहा जाता था। तो जो तमिल कवि रहते थे तो उनके द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता था, और उन सभा में कई साहित्य लिखे जाते थे, कुछ साहित्यों के बारे में चर्चा की जाती थी, है ना। तो उन्हीं जो सभा है, उसी सभा कह लीजिए, समिति कह लीजिए, गोष्ठी कह लीजिए, जो भी आपको याद रहे, है ना, उसी सभा को संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कभी एग्ज़ाम में कि संगम काल कितनी सभाओं का आयोजन हुआ संगम काल में, या फिर इस पहली वाली जो सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है कि इस संगम काल में 3 सभाओं का आयोजन किया गया था। जो पहली सभा है वह मदुरई में हुई थी। याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखिए पहली भी मदुरई में थी और तीसरी भी मदुरई में थी। तो प्रथम जो थी सभा, उसका जो स्थान आप समझिए मदुरई आगे आपको मिलेगा कि मदुरई आखिर किसकी राजधानी थी, शायद पांड्य की राजधानी थी। आगे पढ़ेंगे जब पांड्य, ये देखिए वहाँ पे लिखा होगा कि पांड्य जो शासक थे उनकी राजधानी मदुरई थी। अच्छा, एक चीज़ और याद करना है कि जो पहली सभा का आयोजन हुआ था मदुरई में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे, या इनको गुरु भी कह सकते हैं, वह अगस्त ऋषि थे, है ना। तो पहले के अगस्त ऋषि थे, और पहली वाली जो सभा का आयोजन हुआ था मदुरई में हुआ था। ठीक है, यह भी कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको किसी भी प्रकार के साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली सभा में किसी भी प्रकार के साहित्यों का उल्लेख नहीं मिल पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरी सभा का आयोजन हुआ वह कपाटपुरम में हुआ। तो कहाँ हुआ दूसरी सभा का आयोजन? कपाटपुरम में। और इसके भी जो अध्यक्ष थे या गुरु थे वह अगस्त ऋषि थे। ठीक है, इसको आप नोट्स में भी लिखते जाइएगा। और इसके बाद जो तीसरी सभा का आयोजन हुआ वह मदुरई में हुआ। तो और इसके जो अध्यक्ष थे वह नक्कीर थे। लेकिन तीनों जो सभाओं का आयोजन हुआ वह पांड्य राजाओं या पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ। ठीक है ना। तो कहा जा सकता है कि जो तीनों सभा का आयोजन हुआ वह किसके संरक्षण में हुआ? पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। और इसके जो गुरु हैं, पहली जो सभा का आयोजन उसके अगस्त ऋषि थे, दूसरे के भी अगस्त ऋषि थे, गुरु या अध्यक्ष कह सकते हैं, और तीसरे के नक्कीर थे। ठीक है ना। पहली वाली मदुरई में हुई, दूसरी वाली कपाटपुरम में हुई, और तीसरी वाली भी मदुरई में हुई। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले हम चेर वंश के शासकों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर चेर वंश में कौन कौन से प्रतापी राजा थे, प्रमुख राजा थे, प्रमुख शासक थे, और उन्होंने क्या क्या किया, है ना। तो हम देखते हैं कि ये है आपका चेर। मैप में आप देखिए, ये है आपका चेर। यहाँ पे केरल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केरल का जो प्राचीन नाम था वह क्या था? चेर। तो चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था, यहाँ पे आप प्रतीक चिन्ह भी लिख सकते हैं, वह क्या था? धनुष। देखिए यहाँ आप चेर है, उसी के जस्ट सामने आपको चौल दिख रहा है, और चौल के नीचे आपको पांड्य दिख रहा है। तो आप याद कर सकते हैं कि चेरों के द्वारा एक धनुष बाण ले दो, धनुष दे दो, शिकार करना है। सबसे पहले बाघ का शिकार किया और उसके बाद मछली का शिकार किया। इससे भी हमें याद हो जाएगा। ठीक है। तो जो चेर वंश थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? धनुष। इसका जो प्रमुख शासक था वह सेनगुट्टवन था। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखेंगे कि जो चेर वंश था उसका जो एक प्रमुख शासक था वह कौन था? सेनगुट्टवन। या कभी कभी आ जाता है कि सेनगुट्टवन किस राजवंश से संबंधित है, तो आप लगा सकते हैं कि चेर राजवंश से संबंधित है। इसे ही लाल चेर के नाम से जाना जाता है। यह भी एक बार एग्जाम में पूछा गया कि लाल चेर के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि सेनगुट्टवन। ठीक है। इसके बाद इनके द्वारा ही कड़गी पूजा की शुरुआत हुई। अब आप कहेंगे कड़गी पूजा क्या है? इसको आप कह सकते हैं कि पत्नी पूजा।
अब क्यों शुरुआत हुई इसके बारे में जब मैं आगे पढ़ूंगा, कुछ साहित्यों के बारे में बताऊंगा, तब आपको ज़रूर जानकारी मिल जाएगी कि आखिर यह किन से प्रभावित होकर इन्होंने, जो सेनगुट्टवन थे, किस साहित्य से प्रभावित होकर इन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत की। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये पत्नी पूजा की शुरुआत किस चेर शासक या किस शासक के द्वारा शुरुआत की गई, या यह प्रथा कब चलाई गई, किसके शासनकाल में चली। कुछ भी अगर प्रश्न पूछता है परीक्षा की दृष्टि से तो आपको याद रहना चाहिए कि सेनगुट्टवन जो थे वह चेर साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा थे और इनके द्वारा ही कणगी पूजा की शुरुआत या प्रथा चलाई गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी शताब्दी के ख़त्म होते होते यह राजवंश इनकी जो शक्तियां हैं वह क्षीण होती जाती थी। ठीक है, और धीरे धीरे इनका पतन तो नहीं हुआ, कह नहीं सकते कि पतन हुआ, पर इनकी शक्तियां क्षीण हो गई। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चौल वंश। तो हमको सिर्फ चेर वंश में सिर्फ 3-4 चीज़ें ही याद रखनी है। पहली कि इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था, धनुष। इसके बाद इसका एक प्रमुख शासक था जिसे सेनगुट्टवन के नाम से जाना जाता है और इसी को लाल चेर के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसके बाद इनके द्वारा ही, मतलब सेनगुट्टवन के द्वारा ही कणगी पूजा अर्थात पत्नी पूजा की शुरुआत की गई। ठीक है, या प्रथा चलाई गई। इसके बाद इसके जो द्वितीय प्रमुख शासक थे, दूसरे चेर वंश के दूसरे, क्योंकि ये भी परीक्षा में एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने नोट कर लिया। तो जो चेर वंश के दूसरे प्रमुख शासक थे वो आदिगेमान थे। अब इन्हें क्यों जाना जाता है कि ये प्रमुख थे, क्योंकि इन्होंने गन्ने की खेती की शुरुआत की। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं हर चीज़ को नोट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, पूछा जाता है गन्ने की खेती की शुरुआत किस चेर शासक ने की, तो आप कह सकते हैं आदिगेमान ने। ठीक है, और दूसरी शताब्दी आते आते तक यह जो चेर साम्राज्य था या इनकी शक्तियाँ थीं वह धीरे धीरे क्षीण होती गईं। इसके बाद हम चौल साम्राज्य को पढ़ेंगे। आपको चौल मैप में देखिए, ये तमिलनाडु का उत्तरी भाग जो है उसमें आपका चौल साम्राज्य है। यहाँ पे चौल वंश के राजा रहते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका प्रतीक चिन्ह बाघ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चेर वंश के द्वारा धनुष बाण चलाया गया और चौल जो ऊपर है पहले बाघ का शिकार किया और इसके बाद फिर मछली का शिकार किया। ठीक है, चेर का हमने क्या पढ़ा, धनुष, तो चौल का क्या होगा, बाघ। प्रतीक चिन्ह हमें याद रखना है। ठीक है, तो यह तीसरी व चौथी शताब्दी में यह प्रगति में था, यह शासनकाल हैं। और इसके जो 2 राजा थे ये इम्पोर्टेंट हैं। 2 राजा कौन कौन से, एक पहला करिकाल और दूसरा एलारा। तो करिकाल सबसे महत्वपूर्ण है, यह पहला प्रमुख शासक है और यह दूसरा प्रमुख शासक है एलारा। ठीक है, तो करिकाल के बारे में थोड़ा जानेंगे, इसकी परिभाषा भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी व चौथी शताब्दी में चौल राजवंश में 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पहला प्रमुख शासक है वह कौन सा, करिकाल है। इसी के पिता की हत्या, करिकाल के पिता की हत्या चेर वंश के शासकों ने कर दी थी। फिर बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हो गया था। ठीक है, चेर और चौल के बीच में समझौता हो गया था। पहले झगड़ा हुआ तो चेर शासक जो थे वो करिकाल के पिताजी की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उन दोनों साम्राज्यों के बीच में समझौता हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जो पहला प्रमुख शासक कौन था, चौल वंश का करिकाल, और इसने पहली राजधानी पुहार बनाई और इसके बाद दूसरी राजधानी कावेरी पट्टनम। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि राजधानियां भी हमें याद रखनी है कि जो चौल साम्राज्य था उसका जो प्रमुख शासक था वह कौन था, करिकाल, और उसने अपनी पहली राजधानी पुहार बनाई और दूसरी राजधानी कावेरी पट्टनम। ठीक है, इसके बाद इसे हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। मैप में आप देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका पर विजय किस शासक ने, चौल वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। तो आप कह सकते हैं कि करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और इसके बाद संगम काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा गया है तो वह कौन देखा गया, चौल साम्राज्य। ये पूरा संगम काल है, चाहे चेर हो, चौल हो, पांड्य हो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा साम्राज्य मिला है आपको, चौल साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पांड्य साम्राज्य की तरफ या पांड्य वंश की तरफ। आप वहाँ देखिए पांड्य साम्राज्य जिसका प्रतीक चिन्ह मैंने क्या बताया था, मछली, चेर का धनुष द्वारा चलाया गया बाण, पहले सबसे पहले बाघ की शिकार हुआ और इसके बाद फिर मछली का शिकार हुआ, याद करना है बस। ठीक है, तो जो पांड्य साम्राज्य था या वंश था, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या था, मछली, और इसकी राजधानी मदुरई। हाँ, वही मदुरई जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सभाओं का आयोजन, पहली सभा और तीसरी सभा का आयोजन कहाँ मनाया गया था,
मदुरई में। तो पांड्य जो शासक थे उसकी राजधानी मदुरई थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो तीनों सभा का आयोजन हुआ है वह कैसे किनके संरक्षण में हुआ है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ है। ठीक है, यह भी याद रखना। तो जो पांड्य साम्राज्य का प्रथम उल्लेख हमें प्राप्त होता है तो हमें मेघास्तनीज के द्वारा जो इंडिका बुक लिखी गई थी, जिसमें आपके मौर्यों का भी विवरण आपको प्राप्त हुआ है। मैं पहले बता चुका हूँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी है ना, तो इन सब चीज़ों की बात मैं पहले कर चुका हूँ। मैं अब बता रहा हूँ कि पांड्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वह मेघास्तनीज की जो बुक है इंडिका, उसके द्वारा हमें पांड्य साम्राज्य या पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यह तीनों साम्राज्य में, चाहे वह चेर हो, चाहे वह चौल हो, चाहे वह पांड्य हो, तीनों में जो पांड्य साम्राज्य था इसमें जो शासन करने वाले राजा नहीं होते थे बल्कि रानियां होती, स्त्रियां, यहाँ पे कह सकते हैं आप कि स्त्रियों द्वारा शासन चलाया जाता था। स्त्रियों द्वारा शासन, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। यहाँ पे स्त्रियों के द्वारा शासन चलाया जाता था, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि स्त्रियों के द्वारा शासन कहाँ पे चलाया था, पांड्य साम्राज्य में स्त्रियों के द्वारा शासन चलाया जाता था। ठीक है, इसके एक प्रमुख राजा थे जिनका नाम क्या था, नेडियाड, है ना। तो प्रमुख राजा नेडियान ने समुद्र पूजा की शुरुआत की। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, नेडियान, जिसके प्रमुख राजा थे नेडियान, उन्होंने समुद्र पूजा की शुरुआत की। यह भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि जो नेडियान थे वह किसकी पूजा की शुरुआत की। जैसे अभी आपने पढ़ चुके हैं कि पत्नी पूजा की शुरुआत किस शासक ने की, किस वंश के थे, तो कड़गी पूजा या पत्नी पूजा के बारे में बता रहा था मैंने आपको कि कड़गी पूजा की शुरुआत सेनगुट्टवन जो चेर वंश के प्रमुख शासक थे इन्होंने की थी। वैसे समुद्र पूजा की शुरुआत नेडियान ने की थी जो पांड्य साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। इसके बाद इसकी भी जो शक्तियाँ हैं वह 5वीं शताब्दी आते आते क्षीण हो जाती हैं। तो हमें बस ज़्यादा कुछ रिकॉल भी कर सकते हैं, अगर पढ़ना हो तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं दोबारा की, है ना, दोबारा भी इसको एक बार देख सकते हैं और अच्छे से इसे समझना है, एक एक पॉइंट समझ लेना है। परीक्षा की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वह मैंने लिख दी हैं और आपको बता भी दिया है। ठीक है, कुछ साहित्य थे जो परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल जानिए कि उस टाइम पे जो सभा का आयोजन होता था वो कवियों के द्वारा होता था, तो विभिन्न प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं। तो मैंने बताया कि जो पहली सभा लगी इसमें जो भी साहित्य लिखे गए हैं उसका विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरी वाली जो सभा हुई उसके बारे में बताऊंगा कि तोल्कापियम जो एक इम्पॉर्टेंट साहित्य है, यह एक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है तोल्कापियम, जो दूसरी वाली सभा में एक लिखा गया था तोल्कापियम। तोल्कापियम इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, जो तमिल भाषा में लिखा गया है। तो जो प्रमुख साहित्य हैं उनको भी अपन देख लेंगे कि तोल्कापियम, जो तोल्कापियर नामक एक शासक थे या राजा थे कह सकते हैं, उन्होंने लिखा था और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तोल्कापियर द्वारा लिखा गया तोल्कापियम, जो कब लिखा गया, दूसरी सभा में। तो दूसरी सभा में यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि जो सभा आयोजित, और दूसरी सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो कपाटपुरम में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष और राजा कौन थे, अगस्त ऋषि थे। हमें बिल्कुल याद हो जाएगा, एक दो बार अगर हम इसको पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो तोल्कापियम जो साहित्य की रचना हुई थी, जो व्याकरण ग्रंथ था, उसकी रचना किसने की थी, तोल्कापियर ने की थी। और यह जो रचना है यह किस काल में हुई, कब हुई, किस सभा में हुई, तो काल तो हम बता सकते हैं कि संगम काल में हुई, 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच में हुई। ठीक है, तो कह सकते हैं कपाटपुरम में हुई और इसके जो ऋषि थे या गुरु थे वह अगस्त ऋषि थे। और यह भी कह सकते हैं कि जितनी भी सभाओं का आयोजन हुआ वह पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। ठीक है, और दूसरा जो है शिल्पाधिकारम, यह भी साहित्य इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। शिल्पाधिकारम 2-3 बार आप बोलेंगे शिल्पाधिकारम तो याद हो जाएगा। शिल्पाधिकारम जो एक साहित्य है, इसकी जो रचना किए थे इल्गो आदिगल ने की थी इसकी रचना। और इल्गो आदिगल ने एक चीज़ देखी, एक व्यापारी देखा जिसका नाम था कोवलन, उसकी पत्नी थी कड़नी और एक नर्तकी थी माधवी। आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं कि जो शिल्पाधिकारम है वो किसी न किसी के उपलक्ष्य में लिखी गई है, देखी हुई कोई घटना रही होगी जिसमें एक व्यापारी था जिसका नाम था कोवलन और उसकी पत्नी कड़गी और एक नर्तकी, जो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग
त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते एक साहित्य की रचना की गई थी, एक किताब की रचना की गई थी, जिसमें 3 कैरेक्टर थे। आप कह सकते हैं पहला व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी, आप यहाँ भी कड़गी एक नाम देखे होंगे, कड़गी जिसको कणगी भी कह सकते हैं, और एक नर्तकी थी माधवी। इन तीनों की त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की जो व्याख्या हुई है वह किसमें हुई? शिल्पाधिकारम एक साहित्य था जिसे इल्गो आदिगल ने लिखा था। ठीक है, और इसी साहित्य से प्रेरित होकर जो सेनगुप्त वन थे चेर शासक, उन्होंने कड़गी पूजा अर्थात पत्नी पूजा की शुरुआत की। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैंने बता दिया कि जो शिल्पाधिकारम है वह किसने लिखी? इल्गो आदिगल ने लिखी थी। और इसके बाद इसमें किसका विवरण है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा गया है। तो एक व्यापारी था जिसका नाम कोवलन था और उसकी पत्नी कौन थी? कड़गी थी, और एक नर्तकी थी जो माधवी नाम की थी। इन तीनों के त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की जो व्याख्या है वह किस साहित्य में है? शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम साहित्य से ही प्रेरित होकर, प्रभावित होकर जो सेनगुप्त वन चेर वंश के प्रमुख शासक थे, उन्होंने कड़गी पूजा अर्थात पत्नी पूजा की प्रथा चलाई या शुरुआत की, है। और इसके बाद एक कह सकते हैं एक साहित्य और इम्पॉर्टेंट है कुरल। कुरल जो है तिरुवल्लुर की रचना है, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। तो यह भी पूछा गया है कि तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? तो कुरल को कहा जाता है। कुरल किसने रचना की थी? कुरल साहित्य की किसने रचना की थी? तो तिरुवल्लुर ने की थी। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता दिया। एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि जो दक्षिण भारत का आप ये मैप देख रहे हैं, दक्षिण भारत के मैप में जब आप दक्षिण तरफ आते हैं तो इस भाग को तमिलकम कहा जाता था। इस तमिलकम में 3 प्रांत थे। 3 प्रांत में आप बांट दीजिए, पहला चेर था, दूसरा चौल था और तीसरा कौन था? पांड्य। जब तीनों को आप बांट देंगे, इन तीनों भागों को आप बांटने के बाद चेर का जो प्रमुख शासक है उनके बारे में पढ़ लेंगे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या क्या था वह भी पढ़ लेंगे। इसके बाद चौल वंश के भी जो शासक थे, प्रमुख शासक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसका प्रतीक चिन्ह कुछ बाघ था वह भी अपन जान लेंगे। पांड्य शासक, इसमें ज़रूर याद रखना है कि जो पांड्य वंश था, पांड्य साम्राज्य जो चलाया जा रहा था, जिसकी शासन की बागडोर उनके हाथ में थी, वह किनकी थी? स्त्रियों के हाथ में थी। स्त्रियों के हाथ में ही पूरे शासन प्रशासन की व्यवस्था थी और वह ही स्त्रियां ही शासन प्रशासन करती थी। ठीक है, तो यह याद रहेगा आप लोगों को, स्त्रियों के द्वारा शासन किया जाता था या चलाया जाता था। ठीक है, इसके बाद हमने बता दिया कि विभिन्न प्रकार के कवियों के द्वारा और किस प्रकार के कवि थे? तमिल कवि थे। तमिल कवियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सभाओं का आयोजन किया जाता था, गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था, है ना। उसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना की जाती थी। ठीक है, तो जिन साहित्यों की रचना की जाती थी इसीलिए उसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल का टाइम पीरियड मैंने बताया है कि 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के मध्य जो यह चल रहा था। और अगर आप उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तर भारत की तरफ, तो वहाँ पे मगध साम्राज्य में मौर्यों का शासन चल रहा था। इस तरह से देखते हैं आपकी तीनों सभाओं का आयोजन हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, किस ऋषि के उसमें किन राजाओं के संरक्षण में हुआ, कौन से ऋषि या अध्यक्ष कौन से थे? अगस्त ऋषि थे, नकेर थे, है ना। तो यह भी याद रखना है। और इसके बाद जो प्रमुख शासक थे, चाहे वह चेर वंश के हों, चौल वंश के हों या फिर पांड्य वंश के हों, इन सबको याद रखना है। और इसके बाद कुछ प्रमुख साहित्य हैं जिनसे हमें संगम काल की जानकारी प्राप्त होती है। वह तोल्काप्पियम जो है द्वितीय सभा में लिखा गया था, दूसरी सभा में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके जो गुरु थे या अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि थे, और यह कपाटपुरम में आयोजित की गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिल्पाधिकारम जो साहित्य है उसमें 3 लोगों के त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की व्याख्या है। और उसी से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर जो सेनगुप्त वन थे, जिन्हें लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कड़गी पूजा की शुरुआत की अर्थात पत्नी पूजा की शुरुआत की। तो मैं यहाँ से अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ और हम अगले दिन पढ़ेंगे कुछ दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं जिनका टाइम पीरियड 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक है, वह हम कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप इसको पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी चीज़ अगर आप समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। और यह परीक्षा की दृष्टि से पूरा महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने निकाल के रखा था और आप लोगों के लिए। अच्छा, यहीं से धन्यवाद।